जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द्वितीय भाषा संस्कृत का जो अपना मॉडल पेपर रोज आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसी में हमारा ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, संस्कृत से संबंधित इसका पहला जो पार्ट है वो जरूर देखना। और ऐसे आपके निरंतर मॉडल पेपर आने वाले हैं, जिसमें 15 प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र के होंगे और 15 जो प्रश्न होंगे आपके गद्यांश पद्यांश पर आधारित होंगे। ठीक है, तो 15-15 मिलाकर 30 प्रश्न जो होंगे आपके संस्कृत द्वितीय भाषा से संबंधित होंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करेंगे सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ए टेस्ट। तब आपका जो प्रथम प्रश्न है वो है भाषा शिक्षणे अधिगम सामग्र्याः अति मुख्या समस्या अस्ति। तो अति मुख्य समस्या आपको बताना है पाठम प्रति विद्यार्थिनां श्रद्धावर्धनम, अध्यापने अध्यापकस्य न्यून श्रवणे कार्यसिद्ध्यः, अल्प समये अधिक विषयस्य उपलब्धेः, या फिर अधिगम सामग्र्याः कठिन बिंदूनाम उपरि उचित विवरणम। तो भाषा शिक्षण में जो है अधिगम सामग्री की जो है मुख्य जो समस्या है वो कौन सी है, मुख्य समस्या है तो कौन सी समस्या है, 4 विकल्प के माध्यम से हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। डी यानी कि अधिगम सामग्रा है कठिन बिंदु नाम उपरि उचित विवरणम, यानी कि डी नंबर सी है। भाषा शिक्षणे अधिगम सामग्र्या अति मुख्य समस्या अधिगम समग्र्या कठिन बिंदु उपरि उचित विवरणम, अर्थात भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्रियों की जो मुख्य समस्या है वो अधिगम सामग्री के कठिन बिंदुओं पर उचित विवरण को उपलब्ध कराना है, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धिमताम विद्यार्थिनाम उच्चारणम तथा शब्द ज्ञानम उत्तमम भवति केनोक्तम। 4 हैं, टर्मिनेंट, विसरण, थाम्ब्या या फिर एतई सर्वैरपि। तब आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि बुद्धिमान विद्यार्थी के उच्चारण और शब्द ज्ञान कैसा होता है, उत्तम होता है। उक्त कथन किसका है, 32 का बताना है, टर्मन का है, फिसरण का है, थाम्ब्या या फिर एतई सर्वरपि यानी कि सभी का है। तो प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, यानी कि एतई सर्वरपि, है ना। बुद्धिमताम विद्यार्थिनाम उच्चारणम तथा शब्द ज्ञानम उत्तमम एतई सर्वैरपि भवति, अर्थात बुद्धिमान विद्यार्थियों का जो उच्चारण है तथा शब्द ज्ञान उत्तम होता है, यह उक्ति टर्मिनेंट, फिसरण तथा थाम्ब्या आदि का है। ठीक है, तो जो डी नंबर है वो आपका डी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्दानाम अर्थ स्पष्टीकरण कारणापेक्षा उत्तमा पद्धति। तो 4 विकल्प के माध्यम से आपको उत्तर बताना है।
और 35 का उत्तर अब हमें बताना है कि दोषपूर्ण पठनाभ्यासस्य कारणेषु अन्यतमं कारणं भवति, यानी कि दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारणों में अन्यतम कारण है तो कौन सा है? कक्षायां बहु विद्यार्थिनां समृद्ध्यै, अंगुली दर्शनम अथवा पठने चक्षुरक्षर संयोगार्थम अंगुली दर्शनम, बहुभाषा ज्ञानम या फिर द्विभाषा ज्ञानम। तो दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारणों में अन्य कारण कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प में आपको ए बी सी डी कमेंट के माध्यम से लिखना है और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोषपूर्ण पठन अभ्यास से, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है, अंगुली दर्शनम अथवा पठने चक्षुरक्षर संयोगार्थम अंगुली दर्शनम। ठीक है, दोषपूर्ण पठनाभ्यासस्य कारणेषु अन्यतम कारणम अंगुली दर्शनम अथवा पठने चक्षुरक्षर संयोगार्थम अंगुली दर्शनम भवति। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही होगा। दोषपूर्ण पठन अभ्यास के कारणों में अन्य कारण अंगुली दर्शन अथवा पढ़ने में चक्षुरक्षर संयोगार्थ अंगुली दर्शन में होता है। तो बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका शब्द ज्ञान पद्धति कृते, शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण अधिगमस्या निम्नलिखितेषु केन निवारिता। शिक्षण अधिगम समस्या जो है कैसे इसका निवारण होता है? शिक्षण अधिगम समस्या का निवारण कैसे होता है? शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षण अधिगम समस्या का निवारण कैसे होता है? क्रमिक वाक्य निर्माणार्थम सहायन शुद्धोच्चारण या फिर बालाह यथा विवरणात्मक क्लेशस्य सम्मुखम न कुर्युः तेन उपर्युक्तम सर्वमपि। तो प्रश्न क्रमांक 36 का उत्तर आपको बताना है। शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण समस्या का निवारण कैसे होता है? प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर यहाँ पर बताना है और आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर वी यानी कि शब्द शुद्ध उच्चारण, वी नंबर। ठीक है, वी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। शब्द ज्ञान पद्धति कृते शिक्षण अधिगम समस्या शुद्ध उच्चारण निवारिता भवति, अर्थात शब्द ज्ञान पद्धति के लिए शिक्षण अधिगम समस्या का निवारण शुद्ध उच्चारण के द्वारा होता है। काय के द्वारा? शुद्ध उच्चारण के द्वारा। और वी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखितम संबंधम नास्ति। कौशल उद्देश्यों में जो है कौन सा संबंध नहीं है? श्रवणम, भाषायाम आसक्ति, पठनम या फिर लेखनम। 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 37 का उत्तर बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है प्रश्न क्रमांक 37 का कि कौशल उद्देश्येषु संबद्धम भाषायाम आसक्ति नास्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका यहाँ पर सही होगा। अर्थात कौशल उद्देश्यों में श्रवण यानी सुनना, पढ़ना तथा लिखना आदि का संबंध कौशल उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि भाषाओं में आसक्ति का संबंध कौशल उद्देश्य में नहीं आता, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाषा विकासम प्रभावयितुम कारकम अस्ति। भाषा विकास में जो है प्रभावित, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं आपको बताना है। कारक हैं तो कौन है? स्वास्थ्यम, बुद्धि, व्यक्तित्व असमानता या फिर उपर्युक्तम सर्वमपि। प्रश्न क्रमांक 38 का उत्तर बताना है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो कौन से हैं? 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, यानी कि भाषा विकास को स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, बुद्धि भी, व्यक्तित्व असमानता भी, यानी उपर्युक्तम सर्वमपि। डी नंबर आपका सही होगा। भाषा विकासम प्रभावयितुम कारकम उपर्युक्त सर्वमपि। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक स्वस्थ, बुद्धि तथा व्यक्तित्व असमानता आदि हैं। ठीक है, तब आपका डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? एकस्याम समावेशी कक्षायाम बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादम आचरित, यानी कि एक समावेशी कक्षा में जो बालक है
वो अधिक प्रमाद करता है तो किसमें करता है? पठने, लेखने, भाषणे या फिर सर्वेष्वपि। प्रश्न क्रमांक 39 का उत्तर आपको बताना है। एक समावेशी कक्षा में बालक अस्मिन् अधिक प्रमादम आचरित। ठीक है, तो आपका 39 का बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है 4 विकल्पों के माध्यम से, और जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी यानी कि सर्वेष्वापि। एकस्याम समावेशी कक्षायाम बाला अस्मिन् सर्वेष्वपि अधिक प्रमादम आचरन्ति। ठीक है, अर्थात एक समावेशी कक्षा में बालक पढ़ने, लिखने तथा भाषण में अधिक प्रमाद करता है। पढ़ने, लेखने और भाषणे। ठीक है, तो 39 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरणम तावत सैद्धांतिकम तथा व्यवहारिकम इति वचनम भवान भवति कियत पर्यंतम समर्थयति। यानी कि व्याकरण के सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो है वचन को करती हूं, क्या करती हूं? पूर्ण समर्थनम, पाक्षिक समर्थनम, अंगीकार या फिर इदमित्थम वक्तुम न शक्यते। तो आपको बताना है कि व्याकरण के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक वचन को मैं क्या करती हूं? पूर्ण समर्थन करती हूं या फिर करता हूं, पाक्षिक समर्थनम या फिर अंगीकार। प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि व्याकरणम तावत सैद्धांतिकम तथा व्यवहारिकम इति वचनम भवान भवति पूर्ण समर्थनम पर्यंतम। यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका यहाँ पर सही होगा। व्याकरण सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक वचन को मैं पूर्ण समर्थन करता या फिर करती हूं, तो ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, प्रश्न क्रमांक 40 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थिषु उच्च प्राथमिक स्तरे उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायाम रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षितम किम नाम। आपको बताना है, जल्दी से बताएं, 4 विकल्प हैं। विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर में भाषा की रुचि संवर्धनार्थ जो है अपेक्षित है। क्योंकि क्यों अपेक्षित है? विद्यार्थिभ्यः अधिकम श्रुत लेखनम देयम, विद्यार्थिनां व्याकरण ज्ञानस्य वर्धनम कार्यम, विद्यार्थिनः पुस्तकानि पठितुं सुचिता भवेयुः या फिर विद्यार्थिभ्यः मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम। तो आपको बताना है कि विद्यार्थी में उच्च प्राथमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर में भाषा की रुचि संवर्धनार्थ अपेक्षित है। क्यों अपेक्षित है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 41 का 4 विकल्प भी आपके सामने है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी यानी कि विद्यार्थिभ्यः मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम। डी नंबर सही होगा। विद्यार्थिषु उच्च प्राथमिक स्तरे उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायाम रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षितम नाम विद्यार्थिभ्यः मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम। अर्थात विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर में भाषाओं की रुचि संवर्धनार्थ अपेक्षित है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए मौखिक रूप से अधिक से अधिक विवरण देना चाहिए। तो डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थ निम्नलिखितेषु कावा पद्धति योग्य नास्ति। यानी कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ को निम्न में से पद्धति योग्य नास्ति यानी कि पद्धति योग्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मुखामुखी प्रस्तुति, संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति, स्वर प्रस्तुति या फिर काव्य पाठ। प्रश्न क्रमांक 42 का उत्तर आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति नास्ति। ठीक है, मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ में जो है संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति। बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसका विस्तृत अध्ययन
कि मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थ व पद्धति योग्या संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति नास्ति, अर्थात मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ को अथवा पद्धति योग्य संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुतिकरण नहीं की जा सकती, जबकि मुख्य प्रस्तुति स्वर प्रस्तुति के माध्यम से तथा काव्य पाठ के माध्यम से मौखिक प्रस्तुतिकरण की पद्धति योग्य है। तो आपका जो विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकासार्थम मनुष्याणाम कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्णा यथा मातृक्षीरम कैनोक्तम। तो ये उक्ति किसकी है? महात्मा गांधी की, विवेकानंद की, राजर्षि टंडन या फिर रायवर्न की। संज्ञानात्मक विकासार्थम मनुष्याणाम कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्णा यथा मातृक्षीरम कैनोक्तम, ये उक्ति किसकी है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 43 है और 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, फटाक से लिखें और उत्तर आपका जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 43 का होगा महात्मा गांधी। ये जो उक्ति है ये महात्मा गांधी की है और ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तब आपका अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यदि छात्रा है कास्यांचित है भाषायाम पठिता यस्यांश तेषाम अधिकार सम्यक नास्ति तर्हि। तो 4 विकल्प हैं, समीचीन विचारणाम भवितुम नार्हति, विद्यार्थिनः रटनाभ्यास कथांचित कृत्रिम स्मरणस्य अभ्यासम कल्पयन्ति, या फिर विद्यार्थी नाम पठने आसक्ति नश्यति, या उपर्युक्त सर्वमपि संभवति। तो प्रश्न क्रमांक जो डी है आपका इसका सही उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 44 का। ठीक है, डी नंबर सही होगा, उपर्युक्त सभी जो है संभवति, डी नंबर सही है। यदि छात्रा कंस्यांसित भाषायां पठित्वा याथश्च तेषाम, है ना, तो अधिकार है सम्यक नास्ति तर्हि उपर्युक्तम सर्वमपि संभवति। तो जो डी नंबर है आपका डी नंबर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षणे भाषाया है आत्म साक्षात्कारस्य सर्वदा महत्वपूर्ण अंश अस्ति। यानी भाषा शिक्षण में भाषाओं के आत्म साक्षात्कार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। तो कौन सा है? केवलम पठनम, केवलम लेखनम, श्रवणम एवं पठनम, या फिर केवलम श्रवणम। तो 45 का उत्तर हमें बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं और 4 में से आपका बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए बी सी डी इस प्रकार से लिखेंगे तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि श्रवणम एवं पठनम। ठीक है, तो भाषा शिक्षण भाषा या आत्म साक्षात्कारस्य जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है श्रवणम एवं जो है पठनम अस्ति, अर्थात भाषा शिक्षण में भाषाओं का आत्म साक्षात करने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अंश है वो सुनना तथा पढ़ना है, और सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमें कुछ गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 15 जो क्वेश्चन थे वो भाषा शिक्षण शास्त्र से संबंधित यहाँ पर पढ़े। अब गद्यांश पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे जिनको हमें पढ़ना है, ये आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, गद्यांश और गद्यांश के आधार पर यहाँ पर आपको उत्तर देना है। ठीक है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर प्रथम जो प्रश्न है वो क्या है कि जीर्ण धनस्य गृहे केमासीत, जीर्ण धनस्य गृहे केमासीत आपको उत्तर बताना। 4 विकल्प आपके सामने हैं। जीर्ण धन के ग्रह में यानी कि घर में क्या था? मूषकः, वाणी क्यशिशु, लोह घटिता तुला, या फिर स्याना है। तो प्रश्न क्रमांक 46 का हम पढ़ते हैं गद्यांश को और फिर उसके बाद आपको उत्तर बताना है। तब आपको ये पंक्ति को पढ़ना है, तस्य चा गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीत, है ना। तो ये आपने पंक्ति पढ़ी और आपको उत्तर यहाँ पर बताना है कि जीर्ण धनस्य गृहे केमासीत क्या था? तो क्या था? प्रश्न क्रमांक 46 का उत्तर आपने पंक्ति पढ़ी और उत्तर जो आपने बताया है वो क्या बताया है? वी, यानी कि लोह घटिता तुला थी। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम देख लेते हैं कि जीर्ण धनस्य गृह लोह घटिता तुलासी, तो प्रयुक्त कथन से स्पष्ट है कि जीर्ण धन के ग्रह में लोह घटिता तुला थी। ठीक है, अगला है दोस्तों, सुचिरम कालम कह देशांतरम भ्रमित बान। तब आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों
कि सुचिरम कालम यानी कि प्राचीन काल में कौन देशांतर यानी कि देश विदेश में भ्रमित करता था? जीर्णधनः, सेनः, सृष्टि या फिर वणिक की सुसु। 4 विकल्प हैं। आपको गद्यांश पढ़ना है और उत्तर तब आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियां पढ़ना है कि दोस्तों आसित कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः सा चा विभवक्ष्या देशांतरम गन्तुमिच्छन् व्यञ्चितम् व्यञ्चित्यत यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सा पुरुषा धमः तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीत ताम च कस्यचित् सृष्टिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः तत् सुचिरम कालम देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्तवा पुनः स्वपुरमागत्य ता सृष्टिन् मुवाच भो सृष्टिन् दीयताम मेसा निक्षेप तुला। तो यहाँ पर ये आपको पंक्ति पढ़ दी है और इस पंक्ति के पढ़ने के बाद आपको उत्तर यहाँ पर बता। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? सुचिरम कालम देशांतरम भ्रमितवान। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना, अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? सुचिरम कालम का देशांतरम भ्रमितवान यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है जीर्णधना है, जीर्णधना है, 1 नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सुचिरम कालम जीर्णधन देशांतरम भ्रमितवान। उपर्युक्त गद्यांश से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में जीर्णधन नामक व्यापारी देश विदेश में भ्रमण करता था, यानी कि जो ए नंबर है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तब आपका अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पितृव्यः कस्य, तो श्रेष्ठिनः है, सत्यवादिनः है, जीर्णधनस्य या फिर शिशोः। प्रश्न क्रमांक 48 का, और 48 का बिल्कुल आपका सही आंसर होगा पितृव्यः शिशोः। शिशोः यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है शिशोः यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों पुरुष धामः इति समस्त पदस्थ विग्रह बताना है आपको। तो पुरुष अधमः यस्य सः, पुरुषात् अधमः या फिर पुरुष चासो अधमश्च या फिर पुरुषस्य अधमः। तो पुरुष धामः इति समस्त पद विग्रह यहाँ पर 49 का उत्तर बताना है आपको। जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा 49 का उत्तर? तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। सी यानी कि पुरुष चासो अधमश्च, है ना। तो सी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। पुरुष धामा इति समस्त पस्त विग्रह है, पुरुष चासो अधमश्च। ठीक है, पुरुष धामा का विग्रह है, पुरुष चासो अधमश्च। अतः इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, और सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूसकैः इति पदस्थ पर्यायो भवति। पर्याय बताना है आपको। कुक्करै, चोर्यै, आखुभिः या फिर वृषदंसै। मूसकै इति पदस्थ पर्यायो भवति। प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर बताना है आपको। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मूसकै इति पदस्थ पर्यायो आकुबी भवति। आकुबी भवति यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मूसकै के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से यहाँ पर देखो, आकुबी है, इंदुर है, गणेश वाहन है। ठीक है, वो ही है मूसकिवे, और इसे आकुबी भी इसका पर्यायवाची होता है, और सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठमनः कः आसीत्। पृष्ठमनः कः आसीत् यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? पृष्ठमनः जीर्णधनः आसीत्। डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। तब अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्यांश अस्मिन् संस्थाप्य इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यानी कि संस्थाप पद की जगह कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है इस गद्यांश में? निवेश्य, प्रक्षिप्य, संदृश्य या फिर आच्छाद्य। तो प्रश्न क्रमांक 52 का सीधा सा आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि इस गद्यांश में जो है संस्थाप्य की जगह किया गया है प्रक्षिप्य। गद्यांश अस्मिन् संस्थाप्य इत्यार्थे प्रक्षिप्य पदम प्रयुक्तम। इस गद्यांश में संस्थाप्य का अर्थ जो है प्रक्षिप्य प्रयुक्त किया गया है। संस्थाप्य का
जो अर्थ प्रयुक्त किया गया है वो क्या किया गया है, प्रक्षिप्त है। ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौ राजकुलम गतौ, कौ राजकुलम गतौ पुत्र पितरौ जीर्ण धन बढ़जौ विभवहीन पुरुषोधमऊ या फिर स्योर मूसकौ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीर्णधन और बणिज नामक व्यापारी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर राज दरबार गए, यानी कि जो है कौन अपनी समस्याओं को लेकर राज दरबार गए, तो कौन कौन गए, जीर्णधन और बणिजऊ। बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, देख लेते हैं और भी कुछ गद्यांश दिया है और उस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न और हैं जिनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, है ना, सभी लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्यांश से प्रयुक्त वलिवर्द शब्दस्य को अर्थम। वलिवर्द का शब्द का अर्थ बताना है, क्या है कि गर्दवा है, गऊ है, वलवान या फिर बिरसा है। गद्यांश में प्रयुक्त वलिवर्द शब्द का अर्थ बताना है। प्रश्न क्रमांक 41 का उत्तर। तब बलिवर्द का अगर आपको पता है तो उत्तर बताएंगे कि गद्यांश से प्रयुक्त बलिवर्द शब्दस्य अर्थ वृषः, क्या है, वृषः। ठीक है, वृषः। गर्दवाह यानी गधा, गऊ यानी गाय या फिर बैल, बलवान शक्तिशाली और वलिवर्द यानी कि वृषा है। और डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुराधिपे कह बासवः इंद्रः शक्रः या फिर उपर्युक्ता सर्वे अपि। तो सुराधिप का पर्याय क्या है आपको बताना है। 55 का आंसर वासवय है, शक्र है, इंद्र है या फिर उपर्युक्त सर्वे अपि है। तब आपका प्रश्न क्रमांक 55 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि सुराधिप वासवः का जो पर्याय है इंद्र है, शक्र है ना, वासवा है, इंद्र, शक्र, ये सब सुराधिप के क्या हैं, पर्याय हैं। तो आपका डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश से बेगैन इत्यार्थे प्रयुक्तम पदम, यानी कि गद्यांश में बेगैन जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जबैन, शरीरैन, तैन या फिर तोदनैन। बेगैन आपको बताना है किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तब आपका प्रश्न क्रमांक 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों ए यानी कि अस्मिन गद्यांश से बेगैन इत्यार्थे प्रयुक्तम पदम जबैन। जबैन यानी ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा 56 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दृष्टवा इति प्रयोगस्त युक्त कृदंत प्रत्यय अस्ति। दृष्टवा में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। क्यतः, सानच, त्वा या फिर तुमन। प्रश्न क्रमांक 57 का आंसर और राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि त्वा प्रत्यय है। दृष्टवा इति प्रयोगस्य युक्तः कृदंत प्रत्यय अस्ति
तो त्वा प्रत्यय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश धन त्वा, तो दृष्टवा, ठीक है। तो दृष्टवा इति प्रयोगस्य युक्तः कृदंत प्रत्यय त्वा प्रत्यय अस्ति, और सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मातो अभत अभ्यधिका कृपा कस्मिन् भवति, सुबले दुर्बले सहस्त्रधिकेषु पुत्रेषु या फिर बलि वर्धयोः। आपको बताना है कि माता की अत्यधिक कृपा किस पर होती है, प्रश्न क्रमांक 58 का उत्तर। तब आपको ये पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजेव इति। इतना पढ़ लिया आपने, तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजेव इति। अब इसको पढ़ करके आपको उत्तर बताना है, तो जल्दी से आप कमेंट में लिखें, मातुः अभ्यधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो कस्मिन् भवति, सुबले दुर्बले सहस्त्रधिकेषु पुत्रेषु या फिर बलि वर्धयो। तब 58 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। और राइट आंसर होगा बी, यानी कि दुर्बले, ठीक है। दुर्बलों पर अधिक कृपा होती है मातु की। मातु अभ्याधिका कृपा दुर्बले भवति। उपर्युक्त गद्यांश से स्पष्ट है कि माता की अत्यधिक कृपा दुर्बल पुत्र पर होती है, ना कि सबल आदि पर, ठीक है। तो बी नंबर दुर्बले आपका बिल्कुल सही होगा। अपत्यानि इति पदस्थ पर्यायः अस्ति, तो संतति कुटुंबानि पुत्राः या फिर पुत्र्याः। अपत्यानि इति पदस्य पर्याय अस्ति बताना है, अपत्यानि का पर्याय बताना है, क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 59। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, संतते। संतते यानी कि ये नंबर आपका सही होगा। अपत्यानि इति पदस्थ पर्याय संतति अस्ति, अन्य शब्दस्थ पर्याय कुटुंबानि परिवार, पुत्रा सुत या फिर वत्स। तो ये नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। कृच्छ्रेण इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम भवति, दुखेन, संतोषेण, कष्टेन या फिर सुलभतया। तो कृच्छ्रेण इति पदस्य विपरीतार्थक पदम भवति बताना है, प्रश्न क्रमांक 60। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुलभतया, यानी कि बी, डी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। कृच्छ्रेण इति पदस्य विपरीतार्थम पदा सुलभतया भवति, अन्य पदस्य विपरीतार्थम पदम है दुखेन का सुखेन और संतोषेण का संतोषेण, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 60 का आपका उत्तर होगा डी, ठीक है, डी नंबर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरा जो अपना मॉडल पेपर था काय का संस्कृत का, उसके कुछ प्रश्नों को पढ़े, और इस प्रश्नों के माध्यम से हमने एक जानकारी हासिल हुई कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से आना है। कुछ इसमें पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, तो कुछ इसमें विलोम भी पूछे जाएंगे, तो समास और संधि भी पूछी जाएगी, तो आपसे शिक्षा शास्त्र भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करते रहें और ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर अवश्य करना है, सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।